Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग वन। कॉस्ट अकाउंटिंग वन लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। यूनिट वन हमने स्टार्ट किया है जिसमें एक ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसी के बारे में इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इसमें से एडवांटेजेस लिमिटेशन किए थे और फिर उसके बाद कम पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किया था। फिर उसके बाद मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दो अलग क्वेश्चन किए थे, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है। लॉन्ग क्वेश्चन में कम पूछा गया क्वेश्चन, मतलब लास्ट लेक्चर में एडवांटेजेस लिमिटेशन सिर्फ इम्पॉर्टेंट थी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक लेंगे वो भी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वन चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का सफ़र आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा है और वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन समझाओ, और क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डेफिनेशंस आएगी, टर्म्स आएगी, हाँ, तो उसको रेडी करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से 101% एमसीक्यू तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में ये 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। कोई दो बेसिस क्लासिफिकेशन आपको 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब उसमें शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बेस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन कॉस्ट का हमें समझना है, यानी हमें ढूंढना है कॉस्ट पर बेसिस कौन सा रहेगा, एलिमेंट बेस। अब आपको सर ने जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है तब आपको समझाया है, कॉस्ट का मीनिंग समझाया हुआ है, कॉस्ट कैसे बनती है वो समझाया हुआ है। तो कॉस्ट के मेन 3 एलिमेंट है। कौन से 3 एलिमेंट? सबसे पहला मटेरियल, जिसको आप रॉ मटेरियल बोलते हो। पूरा आप यूनिट पढ़ चुके हो, रॉ मटेरियल 1 मटेरियल 2। मटेरियल पहला एलिमेंट कौन सा है? मटेरियल, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले आपको रिक्वायर होगा रॉ मटेरियल, तो पहला एलिमेंट रॉ मटेरियल, मुझे उसकी कॉस्ट चाहिए होगी। दूसरा एलिमेंट जिसको आप कह सकते हो लेबर, अगर आपने रॉ मटेरियल ला के रख दिया है पर प्रोडक्शन क्या ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए वर्कर चाहिए होंगे जो उस पर काम करे, तो लेबर दूसरा एलिमेंट होता है, उसकी कॉस्ट चाहिए होती है। और तीसरा एलिमेंट होता है ओवरहेड, बहुत सारे दूसरे खर्चे भी लगते हैं। चलो रॉ मटेरियल है आपके पास, लेबर है, पर लेबर के ऊपर अगर सुपरवाइज़र नहीं रखा तो काम अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर आपको पैकिंग का खर्चा लगेगा, बहुत सारे दूसरे खर्चे होते हैं, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, तो ये ओवरहेड्स बोलते हैं उसको। बहुत सारे दूसरे खर्चे, परोक्ष खर्चे जिसको बोलते हैं। तो 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बट अगर ये 3 एलिमेंट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट ओवरहेड, मतलब ये जो 3 एलिमेंट है उसको मेनली 2 पार्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलो क्लासिफिकेशन अगर आपको एलिमेंट बेस पूछे तो सबसे पहले आपको नंबर ए देना है और उसमें समझाना है डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। कॉस्ट यानी कि एक तरह का खर्चा, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। तो डायरेक्ट कॉस्ट आपको पहले समझाना है। डायरेक्ट में 3 एग्जांपल आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। 3 एलिमेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन में, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ or identify with any production of a particular job, process or unit of production is known as direct cost। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स ओवरहेड। तो इजी डेफिनेशन एंड साथ में एग्जांपल, ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली आपके कोई प्रोडक्शन या फिर कोई सी जॉब प्रोसेस या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब उसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको कौन सी कॉस्ट बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम ओवरहेड भी कह सकते हो आप, राइट। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है और उसमें तीनों एग्जाम्पल को समझाने भी है। आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो अब मैं समझाने जा रहा हूँ तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड। तो पहला ले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ईजी डेफिनेशन। द मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड एंड चेंज directly to the cost of production is called direct material. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। देखो डायरेक्ट मटेरियल किसे कहोगे? तो जो मटेरियल डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी जॉब प्रोसेस के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल। क्या आप रॉ मटेरियल के बिना कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा उसका ही जुड़वा भाई, दैट इज डायरेक्ट लेबर। उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। वेजेस paid to those who are directly connected with production in any job, process or department or unit of production. Units are called direct wages. For example, wages paid to tailors in garment factory. जो काम कर रहा है आपके लिए सिलाई का मशीन पे, जो वर्कर वो काम कर रहा है, गारमेंट फैक्ट्री अगर आपकी है तो उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो काम बंद कर देंगे। तो दैट इज योर डायरेक्ट लेबर। ऐसा लेबर, ऐसा वेजेस जो डायरेक्टली किसी जॉब या प्रोसेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेजेस। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, क्लियर? तो ये बहुत ईजी हुआ। चलिए नेक्स्ट उसमें अगर हम लेंगे तो वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको डायरेक्ट ओवरहेड भी कहा जा सकता है, उसको भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट में 3 है, जैसे आगे कहा था, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट ओवरहेड, उसको देख लेते हैं। द एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर is called direct expenses. For example, hire of special tools, फिर एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट ऑफ एनी ऑर्डर, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर के अलावा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल हायर ऑफ स्पेशल टूल्स, अगर आप कोई स्पेशल टूल्स ले रहे हो, हाँ, जो प्रोडक्शन के साथ कनेक्शन है, अगर आप वो छोटे छोटे टूल्स की बात करो तो उसके बिना आपका प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ऐसे टूल्स को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसिडर करेंगे। कोई भी कॉस्ट जो आपके ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई हो उसके बिना आप वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट ओवरहेड। तो आप डायरेक्ट में 3 हमने देखे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। अब ये तीनों को इनडायरेक्टली लेंगे, मगर अगर डेफिनेशन मुझे बतानी हो तो जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट ओवरहेड। उसमें पहला सब हेडिंग में मेन ए जब हमने डायरेक्ट दिया था, अब बी हेडिंग देंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट और वी कैन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इसको इनडायरेक्ट ओवरहेड भी बोल सकते हो। उसके डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट से एग्जैक्ट उल्टा होगा, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विथ और आइडेंटिफाई विथ एनी प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और आर नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री बिल, एडवर्टाइजर सैलरी, यानी कि जो कॉस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कोई भी प्रोडक्शन के जॉब, प्रोसेस या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है
तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो फैक्ट्री रेंट। अगर आप कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो तो फैक्ट्री अगर रेंट पे लिया है आपने, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस लिया है, हाँ, जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो पर फैक्ट्री रेंट तो पे करना पड़ता है। तो वो कैसा कॉस्ट हुआ, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब आप प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कनेक्शन में नहीं बट इनडायरेक्टली कनेक्शन में है। इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी जाएगी। सुपरवाइज़र, अगर आप सैलरी दे रहे हो तो सुपरवाइज़र कैसे है, आप टेस्ट में भी सुपरविज़न आपका करता है सुपरवाइज़र, तो वो कैसा कॉस्ट है कि अगर सुपरवाइज़र ना हो तो भी आप टेस्ट अपनी ईमानदारी से दोगे, पर सुपरवाइज़र हो तो जो लोग बच्चे थोड़ा सा चोरी करते हैं वो भी नहीं करेंगे। तो फैक्ट्री में भी ऐसा होता है, सुपरवाइजर्स क्या काम करता है, वो लोग देखते हैं कि वर्कर कोई काम चोरी तो नहीं कर रहे, तो सुपरवाइजर होने से फ़र्क पड़ता है, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्शन में, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये तीनों को इनडायरेक्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम ओवरहेड कह सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, और उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट का डेफिनेशन डायरेक्ट में से थोड़ा चेंज होगा। The material which cannot be measured or changed directly to the cost of product is called indirect material. Example, cotton wastage and all etc. यानी कि जो मटेरियल डायरेक्टली आप मेजर नहीं करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में डायरेक्टली इंक्लूडिंग नहीं होता, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि कॉटन वेस्टेज और ऑयल जो आप यूज़ करते हो ना, कई बार क्या होता है मशीनरी स्मूथली नहीं चलती, उसमें ऑयलिंग करना पड़ता है। जैसे आपके व्हीकल में भी कई बार आप ऑयलिंग करते हो ना, जिससे क्या होता है, फ़र्क क्या पड़ता है, वो स्मूथली चलता है। हाँ, अगर नहीं डालोगे तो थोड़े टाइम चलेगा तो सही ही, उसके बिना आपका व्हीकल अटक नहीं जाएगा, पर ऑयलिंग करोगे तो वो स्मूथली चलेगा। वैसे ही फैक्ट्री में मशीनरी में ऑयलिंग करना ज़रूरी है। तो ऑयलिंग कैसा मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कोई भी वेस्टेज निकलता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसा ही इसका है दूसरा जुड़वा भाई, इनडायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। उसमें मेन एग्जांपल सुपरवाइजर सैलरी आएगा, देख लेते हैं उसका मीनिंग। वेजेस पेड टू दोज हुज आर नॉट डायरेक्टली cannot connected with any production of any job, process or units are called indirect wages, or we can say indirect labor. For example, wages paid to supervisor, storekeeper and sweeper. अगर आपकी कंपनी है उसमें आप सुपरवाइज़र रख रहे हो, जैसे आगे मैंने समझाया था, तो उनको सैलरी देना पड़ता है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जो प्रोडक्शन के या प्रोसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, ऐसे वेजेस को क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइज़र सैलरी उसमें आता है। स्टोर कीपर, आप स्टोर कीपर रखते हो जो गेट पे हर एक चीज़ की नोट डाउन करता है, या मटीरियल इन हुआ आउट हुआ उसका ध्यान रखता है, तो उसको भी सैलरी देना पड़ेगा, तो उसकी भी इनडायरेक्शन कनेक्शन है, डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। स्वीपर, अगर आपने कोई कचरे पोते वाले रखा है, वो प्यून है जो काम कर रहा है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है प्रोडक्शन के साथ, पर वो स्वीपर ऐसा है जो अपना काम ना करे तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में आता है। उन लोगों को जो सैलरी प्रोवाइड करते हैं हम, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट लेबर। चलिए अब लास्ट है इनडायरेक्ट में अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको कंसिडर कर ले। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप अदर ओवरहेड्स भी कह सकते हो। इनडायरेक्ट ओवरहेड जिसको बोला जाता है, एक्सपेंसेस का दूसरा नाम ओवरहेड, उसका मीनिंग देख लेते हैं। द एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन अदर दैन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि कोई भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, रिपेयर है, रिन्यूअल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड में। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहले मीनिंग देख लेते हैं, जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कनेक्शन में
नहीं है, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी इनडायरेक्ट कनेक्शन में है, ऐसे सारे खर्चे को हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है। मतलब अगर डायरेक्ट का अगर आपको डेफिनेशन देना हो ना, कोई भी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर या ओवरहेड, तो जो डायरेक्टली कनेक्शन में है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड में है, जो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, जो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। आप कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा करते हो, आपके व्हीकल में भी सेम आप करते हो, तो वो क्या होता है कि आप ना करो तो चल जाता है, पर एक टाइम पे अगर नहीं करोगे तो आपका व्हीकल अटक जाएगा। तो मेंटेनेंस खर्चा ज़रूरी तो है, पर डायरेक्टली कनेक्शन में बिल्कुल नहीं है, थोड़े टाइम के लिए चल जाता है, ऐसे खर्चे कह सकते हो आप। रिपेयर का खर्चा बोल सकते हो, रिन्यूअल का, अगर आपने इंश्योरेंस लिया उसको रिन्यूअल करते हो तो इंश्योरेंस डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है पर इनडायरेक्टली कनेक्शन में है। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, ऑफिस का कोई भी खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्शन में, इसीलिए उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। अब एक और क्लासिफिकेशन लेंगे, दैट इज टाइम वाइज क्लासिफिकेशन। पहले 3 क्लासिफिकेशन मोस्ट आईएमपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिमेंट, टाइम वाइज एंड टाइम वाइज के अलावा एक और क्लासिफिकेशन आएगा इसके बाद, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 क्लासिफिकेशन मोस्ट आईएमपी। चलिए, अब कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे टाइम वाइज। टाइम वाइज सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट टाइम में सबसे पहला। अब हिस्टोरिकल का पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। द कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड आफ्टर दे आर इंकर्ड आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। सच कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, तो जो कॉस्ट पहले इनकर्ड हो चुकी है, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन पास्ट, आप कह सकते हो जो पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है, फिर आप उसको डिटरमाइन करते हो, फिर आप उसको ढूंढते हो, तो दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट प्रोडक्शन खत्म होने के बाद ही ढूंढा जाता है। सपोज मैं कोई पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसमें मेरा मटेरियल कितना गया, लेबर कितना गया, ओवरहेड कितना गया, पूरा प्रोडक्शन खत्म होने के बाद अगर मैं कॉस्ट ढूंढ रहा हूँ तो दैट इज़ माय हिस्टोरिकल कॉस्ट। टाइम बेस में सबसे पहला है हिस्टोरिकल, जो आप कॉस्ट हो जाने के बाद ढूंढते हो, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब दूसरा टाइम वाइज इससे एग्जैक्ट उल्टा है, उसके 2-3 नाम है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और वी कैन से एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब प्री डिटरमाइंड, एस्टिमेटेड, तीसरा नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। वो क्या है, एग्जैक्ट हिस्टोरिकल से उल्टा, उसका मीनिंग देख लेते हैं। और उसमें है द कॉस्ट विच आर एस्टिमेटेड एंड फिक्स बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट आर कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले डिटरमाइन कर लेते हो, आप पहले से एस्टिमेट कर लेते हो, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल से उल्टा प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसका तीसरा नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जो आप पहले डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और प्रोडक्शन होने से पहले मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई मेरा मटेरियल इतना जाएगा, इतने का खर्चा होगा, या लेबर इतना होगा, या ओवरहेड इतना होगा, मतलब मैंने प्रोडक्शन से पहले अगर फाइंड आउट किया है तो दैट इज़ योर प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन होने के बाद किया है तो दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो टाइम वाइज क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। देखो, ये एलिमेंट एंड टाइम वाइज क्लासिफिकेशन आपको 7 मार्क्स में साथ में पूछेंगे, एक अकेला क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, 2 क्लासिफिकेशन साथ में एग्जाम में 7 मार्क्स में अब तक पूछे गए हैं, और इसमें से एमसीक्यू भी निकलेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट नीचे में से कौन सी ऐसी आपको पूछेंगे, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या मीनिंग क्या होता है ये आपको पूछेंगे। यहाँ पर मैंने स्लाइड में आपको मीनिंग के साथ समझाया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप। चलिए, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। चलिए, पहले 3 क्लासिफिकेशन मैंने पहले ही कहा है इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, टाइम वाइज, एंड ये लास्ट वन बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आने के लिए। अब कॉस्ट के बिहेवियर के बेस पे क्लासीफाइड करना है, और कॉस्ट का 3 तरह का बिहेवियर होता है, जिसमें से पहला बिहेवियर है फिक्स ओवरहेड, फिक्स एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। मीनिंग देख लेते हैं, द एक्सपेंसेस विच आर रिमेन कॉन्स्टेंट
whatever may be the level of production is called fixed cost. They do not change in short run. For example, manager salary, rent, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा. यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो वट एवर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होते. कोई भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, सपोज आप 1 लाख का प्रोडक्शन करो तो भी फिक्स रहता है, कोई प्रोडक्शन ना करो तो भी फिक्स रहता है. हाँ, ऐसे कोई भी खर्चे हो तो उसको बोला जाता है फिक्स ओवरहेड. दे डू नॉट चेंज इन शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में नहीं बदलते, हाँ पर लॉन्ग लास्टिंग वो चेंज हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजर सैलरी, मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन कोई मंथ में नहीं करोगे तो क्या मैनेजर अपनी सैलरी नहीं लेगा? वो 100% सैलरी लेगा, तो उसको फिक्स ओवरहेड में कंसिडर किया जाता है. फैक्ट्री का अगर रेंट है, आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया है, चाहे आप दिवाली के दरमियान बहुत सारा प्रोडक्शन करो, सीजनल बिजनेस है, बहुत सारा प्रोडक्शन किया, फिर भी फैक्ट्री रेंट उतना. सपोज कोई महीने में वैकेशन पीरियड है, उसमें आप प्रोडक्शन नहीं करो, फिर भी फैक्ट्री रेंट तो उतना का उतना देना पड़ता है, मतलब वो फिक्स रहता है, तो दैट इज योर फिक्स ओवरहेड. इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो टाइम टू टाइम देना ही पड़ता है, तो दैट इज योर फिक्स ओवरहेड. तो पहला बिहेवियर फिक्स है. दूसरा उसका एग्जैक्ट उल्टा, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड, जिसको आप वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हो. उसका मीनिंग भी देख लेते हैं. द एक्सपेंडिचर विच इज इंक्रीज विथ प्रोडक्शन एंड डिक्रीज विथ प्रोडक्शन is called variable expenses or cost. Variable cost per unit is remain same. For example, material, labor. यानी कि वेरिएबल ओवरहेड क्या है? दूसरा कॉस्ट का बिहेवियर वो वेरिएबल हो सकता है विच इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज विथ प्रोडक्शन. यानी आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे कॉस्ट ज़्यादा, प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट भी कम. ऐसी कॉस्ट कौन सी रहती है? मटेरियल की. सपोज मैं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करूँ, मेरा मटेरियल ज़्यादा जाएगा. अगर मैं प्रोडक्शन कम कर रहा हूँ, मेरा मटेरियल कम यूज़ होगा, तो दैट इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट. पर एक समझने वाली बात है, वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है. अगर मैं एक पेन की कॉस्ट निकालूँ तो वो तो सेम रहेगी. हाँ, अगर नंबर ऑफ पेन ज़्यादा बनाई तो मटेरियल ज़्यादा यूज होगा, पर एक पेन की कॉस्ट तो सेम रहेगी ना. तो पर यूनिट इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन सेम, बट टोटल में वो चेंज होता है विथ प्रोडक्शन, यानी कि इंक्रीज विथ प्रोडक्शन, डिक्रीज विथ प्रोडक्शन. तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का फंडा हुआ. और तीसरा भी एक पार्ट है बिहेवियर में, वो है सेमी वेरिएबल ओवरहेड. अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है तो उसको भी देख लेते हैं. पहले दोनों का मिक्सचर है. द एक्सपेंडिचर विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. डेफिनेशन बहुत ही ईजी. फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो ऐसे खर्चे जो आधे फिक्स है और आधे वेरिएबल है, ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल ओवरहेड. जैसे कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, अगर आप 1 महीने प्रोडक्शन ना करो, आप घर पे भी कहीं पे वैकेशन पे अगर चले जाओ 1 महीने के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मिनिमम बिल तो आएगा ही आएगा, मतलब कुछ बिल तो फिक्स ही होता है. अगर आप घर पे हो और आपने एसी बहुत ज़्यादा चलाया हुआ है तो बिल भी कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा. तो मतलब कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी वेरिएबल ओवरहेड. और ये बिहेवियर वाइज 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. एग्जाम्पल आपको 100% MCQ में पूछ सकता है, तो आपको मीनिंग एंड एग्जाम्पल दोनों याद करना है, तो जिसके बेस पे MCQ निकलेंगे. नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो वो है इंपॉर्टेंट MCQ वाइज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग वाइज क्लासिफिकेशन. अब मैनेजरियल जो डिसीजन लेते हैं ना, उसके बेस पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होगा. और ये इंपॉर्टेंट है आपको फ्यूचर के लिए. आप नेक्स्ट जब आगे सेमेस्टर में जाओगे तो मैनेजरियल आपका पूरा मैनेजमेंट अकाउंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है डिसीजन मेकिंग का. तो मैनेजर को डिसीजन लेना है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन. उसमें सबसे पहला है मार्जिनल कॉस्ट. चलिए उसका मीनिंग देख लेते हैं. Any change in total cost of production by an increase or decrease of 1 unit of product is termed as marginal cost. It is based on the distribution of fixed cost and variable cost. The marginal cost is based only on variable
कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का ये जो 3-4 लाइन में मीनिंग समझा है ना, मार्जिनल कॉस्ट है क्या, तो जो कॉस्ट आप एक यूनिट चेंज करते हो, हाँ टोटल कॉस्ट में चेंज आता है बिकॉज यू आर एडिंग और डिडक्टिंग 1 यूनिट, तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी ना, उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। ये है ना एग्जैक्ट वेरिएबल कॉस्ट जैसा है, पर वेरिएबल में और मार्जिनल में फ़र्क क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ इंक्रीज होती है, जबकि मार्जिनल क्या होता है, एक यूनिट का अगर आप चेंज करोगे ना, तो जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे 1 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, तो वो मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब वो फिक्स कॉस्ट को इंक्लूडिंग नहीं करता। मार्जिनल का दूसरा मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। चलिए क्लासिफिकेशन मैनेजरियल डिसीजन वाइज, दूसरा है रिलेवेंट कॉस्ट, उसका मीनिंग देख लेते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय अ डिसीजन while taking decision about selecting any alternative from 3 or 4 alternative, there are certain costs which must be taken into consideration which are relevant cost। रिलेवेंट वर्ड को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट होती है, मतलब मैंने कोई डिसीजन लिया और मेरी कॉस्ट चेंज हुई तो वो मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है, रिलेवेंट कॉस्ट। मतलब आपके पास 3 या 4 अल्टरनेटिव है, पर उसमें से आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया तो उसको आपके रिलेवेंट कॉस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैक्ट्री बंद करने का डिसीजन लूँ और उससे मेरी कॉस्ट चेंज होगी, सपोज़ मैं फैक्ट्री बंद कर दूँ तो मेरे को स्टाफ को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, टेलीफोन या दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कम हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए कौन सा कॉस्ट हुआ, रिलेवेंट कॉस्ट। पर इसका एग्जैक्ट एक उल्टा भी है, इनरिलेवेंट कॉस्ट। अगर आपके डिसीजन के कारण कोई कॉस्ट चेंज नहीं होती तो वो आपके लिए इनरिलेवेंट कॉस्ट है। जैसे कि फैक्ट्री रेंट, अगर मैंने फैक्ट्री रेंट पे लिया हुआ है, अगर मैं बिजनेस क्लोज करने का डिसीजन ले भी रहा हूँ तो बिजनेस क्लोज करने से मेरा फैक्ट्री रेंट क्या कम हो जाएगा, वो तो देना ही पड़ेगा, तो वो मेरे लिए कौन सी कॉस्ट हुई, इनरिलेवेंट कॉस्ट। तो रिलेवेंट का उल्टा इनरिलेवेंट, मतलब डिसीजन के कारण इफेक्ट होगा तो रिलेवेंट, नहीं होगा तो इनरिलेवेंट। चले तीसरा उसमें देख लेते हैं, दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। अब डिफरेंशियल कॉस्ट का मीनिंग भी देख लेते हैं। द increase or decrease in total cost at particular level of activity which is respect to other is known as differential costing। यानी कि आपकी एक्टिविटी के कारण जो कॉस्ट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है बिकॉज आपने कोई डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन के कारण जो कॉस्ट अराइज होता है दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी, व्हेन कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीजन is called incremental cost, and when cost decrease due to decision is called decremental cost। यानी कि डिफरेंशियल कॉस्ट के 2 टाइप्स हैं, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कब होता है, जब आपके डिसीजन के कारण कोई कॉस्ट इंक्रीज होता है तो उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोला जाता है। अगर आपके कारण डिसीजन के कारण कोई कॉस्ट डिक्रीज होता है तो उसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोला जाता है, राइट। तो मैनेजरियल वाइज डिफरेंशियल कॉस्ट, ये बहुत ही कॉस्ट के अलग कंसेप्ट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज योर संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट का मीनिंग भी देख लेते हैं। द कॉस्ट विच हैव बीन incurred in past and which is inconnectable in given situation is a sunk cost or historical cost। भाई sunk cost का मतलब क्या होता है, तो जो कॉस्ट पास में इंकर्ड हो सकती है बट इज विच इज़ इनरिकवरेबल, सॉरी जो रिकवरेबल बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है संक कॉस्ट। उसका दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो आगे हम पढ़ चुके हैं। मतलब हिस्टोरिकल में और संक कॉस्ट में फ़र्क क्या है, तो देखो हिस्टोरिकल है ना वो रिकवरेबल है, मतलब आप वापस रिकवर कर सकते हो। सपोज मैंने रॉ मटेरियल का खर्चा हिस्टोरिकल में ढूंढा, पर कई बार ऐसा होता है ना कि आप वेस्टेज बेच के भी अपने पैसे कमा सकते हो, हाँ कचरा बेच के भी आप पैसे थोड़े से कमा सकते हो, तो वो रिकवरेबल है। बट संक कॉस्ट कैसी कॉस्ट है जो रिकवरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई टेंडर बनाया हुआ है, हाँ मैंने एक टेंडर प्रिपेयर किया हुआ है, पर अगर प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला तो मेरे टेंडर बनाने का खर्चा तो गया, तो वो हमारे लिए कौन सी कॉस्ट हुई, संक कॉस्ट। मतलब इसमें हाईलाइट क्या है, हिस्टोरिकल एंड संक में इन रिकवरेबल, ये रिकवर हो सकती नहीं है। तो
तो वो हमारे लिए संक कॉस्ट है। फिर उसके लास्ट डिसीजन मैनेजरियल वाइज वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मीनिंग समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख लेते हैं। व्हेन मैनेजर इज considering two alternatives and selecting one, he thus has foregone the income from second alternative. This income forgot from second alternative is the opportunity cost of first alternative विच इज़ सिलेक्टेड। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीनिंग्स थोड़ा सा समझना अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैनेजर कोई अल्टरनेटिव सिलेक्ट करा है, मतलब एक से ज़्यादा आपके पास जब कोई डिसीजन लेने के लिए अल्टरनेटिव हो, तो मैंने सपोज़ पहला अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया और जो दूसरा अल्टरनेटिव की मेरे पास इनकम होगी वो मुझे भूल जानी पड़ेगी। तो जो दूसरे अल्टरनेटिव की इनकम आपने भूल गए हो ना, जो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्योंकि आपने सिलेक्ट किया, तो दूसरे अल्टरनेटिव की इनकम आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, टी एंड कॉफ़ी का प्रोडक्शन। सपोज आपने टी प्रोडक्शन सिलेक्ट किया, तो कॉफ़ी की जो इनकम होगी सेकंड अल्टरनेटिव की, वो टी प्रोडक्शन के लिए कॉफ़ी की इनकम हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप वो चाहे तो कर सकते थे, तो वो कैसी कॉस्ट हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजरियल डिसीजन वाइज क्लासिफिकेशन, जिसमें टोटल 5 है कॉस्ट। तो ये बहुत ही डिफरेंट कॉस्ट जो मैंने आपको समझाई, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बहुत कम पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, वो है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, यानी कि काम के बेस पे। तो अगर कॉस्ट अलग अलग काम के बेस में डिवाइड किया जाए तो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन कैसे होगा? उसमें सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहला काम अगर हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो पहला काम होता है फैक्ट्री में, उसका मीनिंग देख लेते हैं। The indirect expenses that arises in connection with manufacturing operation within the four walls of factory are called factory overhead. Example, first factory rent, दूसरा factory lighting and तीसरा depreciation on plant etc. यानी फैक्ट्री में सबसे पहला काम होता है, अगर मैं फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करूँ तो सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट होता है फैक्ट्री में। ऐसे उसकी डेफिनेशन अगर मुझे बतानी हो तो ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो अराइज होता है बिटवीन 4 वॉल्स ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर के जितने भी खर्चे उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे कि फैक्ट्री रेंट, उसमें फैक्ट्री की लाइटिंग आ गई, आपके प्लांट का डेप्रिसिएशन आ गया, सब कुछ आ गया। तो मतलब जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ऐसा देखा नहीं जाता, जो फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर के खर्चे उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है। इसमें फंक्शन में दूसरा क्लासिफिकेशन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड, यानी कि दूसरा अगर प्रोडक्शन खत्म हो गया तो वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैक्ट्री में। तो उसका सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर अराइजेज इन कनेक्शन विथ management or administrative of an enterprise are known as administrative overhead. For example, salary of office staff, second office rent and rates, and third depreciation of office building. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मीनिंग समझाया हुआ है? ऐसे खर्चे जो कनेक्शन है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ, जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो उसको बोला जाएगा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। एग्जाम्पल समझने से और क्लियर होंगे। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, अगर प्रोडक्शन ख़त्म हो गया फिर ऑफिस स्टाफ आपने रखा हुआ है जो उस पर लेबलिंग वगैरह वर्क करता है, तो उसको हम ऑफिस स्टाफ को सैलरी देंगे, तो वो हमारे लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा हुआ। ऑफिस अगर रेंट पे, सपोज प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है फैक्ट्री में और पैकेजिंग और ऑफिस हमारा जो फाइलिंग है वो कहीं और मेंटेन हो रहा है, तो ऑफिस का रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, वो सब कुछ किस में आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस में आएगा, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड अगर फंक्शन देखें तो वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी कि तीसरा अगर फंक्शन बोले तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। उसका मीनिंग देख लेते हैं। The indirect expenses which are arises in connection with selling and distribution of product is called selling and distribution expenses. Example, advertising, second sales, office rent, lighting, insurance, third salary and commission of sales agent, and fourth delivery and expenses.
तो ऐसे खर्चे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मीनिंग तो बहुत ईजी, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट अगर मैं ना करूँ तो वो हमारा प्रोडक्ट कम बेचेगा। तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनने के बाद, ऑफिस में लेबलिंग के बाद मेन एक और फंक्शन आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एडवर्टाइजमेंट कंसिडर कर सकते हो, सेल्स ऑफिस का रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस बोल सकते हो। अगर आपने एजेंट रखे हुए तो उसका कमीशन, डिलीवरी वैन है, हाँ आपकी कोई भी डिलीवरी बॉय है, अगर डिलीवरी वैन है तो उसका खर्चा, पेट्रोल वगैरह का खर्चा, तो वो आपके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हुआ। क्लियर? अब फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए क्लासिफिकेशन में अब सबसे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन देखने वाले, वो है पीरियड और प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। नाम में ही है, आगे फंक्शन वाइज बेस ही है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज किया है नाम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द कॉस्ट विच इज आइडेंटिफाइड with the product and incurred in inventory values. In other words, production cost or cost of manufacturing or a factory cost or a product cost. Yeah, such cost consist the cost of indirect material, cost of direct labor and direct expenses or a factory overhead. मतलब कोई ऐसी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। प्रोडक्ट यानी एक तरह का प्रोडक्शन, जो इन्वेंटरी वैल्यू जिसमें आ जाती है, मतलब कि जिसके बिना आप अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाते, ऐसी सारी कॉस्ट को हम बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे इसके 3-4 नाम है। प्रोडक्शन कॉस्ट को, प्रोडक्ट कॉस्ट को बोला जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे पहला, फिर उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। 3-4 नाम है, नटू कनकसी लालू जैसे सर एग्जाम्पल देते हैं ना। प्रोडक्ट को बोला जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, बहुत सारे नाम हैं। तो मतलब ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट हुई। इसके जैसा एक दूसरा सिमिलर है, वो है पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड यानी टाइम के हिसाब से होगा, उसमें भी देख लेते हैं। द कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड इज नॉट आइडेंटिफाइड विथ प्रोडक्ट और जॉब, they deducted as an expenses of period during which they are incurred. Generally it is believed that expenses up to production costs are product costs and administrative selling are treated as a period cost. मतलब कि अगर फैक्ट्री तक जो काम हो रहा है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा फैक्ट्री के बाद प्रोडक्शन कहाँ जाता है, ऑफिस में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऑफिस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसी कॉस्ट हुई, पीरियड कॉस्ट। पीरियड का मतलब होता है टाइम, ऐसी कॉस्ट जो टाइम के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं हम, तो वो हमारे लिए पीरियड कॉस्ट है। मतलब जो प्रोडक्शन एंड जॉब के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जो टाइम के हिसाब से कॉस्ट होता है, ड्यूरिंग टाइम पीरियडली वो अराइजेस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियड कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा पूरा ये लेक्चर जो है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड था कॉस्ट के, जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यू दोनों वाइज इंपॉर्टेंट था। तो आज के लेक्चर में सिर्फ क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और आपके मटेरियल में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मटेरियल में ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट? तो आज का ये लेक्चर यहीं तक रखता है। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.